नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 2021 टीजीटी के प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि सम पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर क्वोटेड बिलो, द्रव्य के परमाणुवी सिद्धांत की कुछ अभिधारणाएं नीचे उद्भूत की गई हैं। नंबर 1 कह रहा है कि द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ए गिवन प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एटम्स आर केमिकली एलाइक। किसी दिए हुए शुद्ध पदार्थ के अंतिम कण, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। ये बात स्टेटमेंट में सही कह रहा है कि जब कोई पार्टिकल होता है जो सबसे छोटा होता है, एटम होता है, जो सबसे प्योर सब्सटेंस का अंतिम पार्टिकल माना जाता है, पार्टिकल, उसे हम लोग एटम ही कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट निश्चित रूप से क्या है, सही है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी बात सही एकदम कह रहा है। थर्ड, एटम दो केमिकली आइडेंटिकल डिफर स्लाइटली इन देयर वेट्स। एटम्स जो होते हैं केमिकली आइडेंटिकली डिफर स्लाइटली इन देयर वेट। परमाणु यद्यप रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि भार में अंतर होता ही है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट्स गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस देखिए, ये स्टेटमेंट्स हमारा, ए स्टेटमेंट्स हमारा सही है, ए स्टेटमेंट्स भी सही है, ए स्टेटमेंट्स गलत है। गलत। तीसरा, चौथा कर रहा है केमिकल रिएक्शन डू नॉट चेंज नेचर ऑफ द एटम्स बट काजेज देयर रीअरेंजमेंट। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वभाव नहीं बदलता बल्कि वह पुनर्विन्यासित होते हैं। एकदम सही कह रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन में कोई होता है तो एटम का कोई भी नेचर चेंज नहीं होता। हाँ, मॉलिक्यूल्स का नेचर चेंज हो सकता है लेकिन एटम्स का नेचर चेंज नहीं हो सकता। तो कह रहा है वन ऑफ द एबव पोस्टुलेट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नहीं है? तो वह हमारा जो सही आंसर, यही स्टेटमेंट जो है ऐसा जो हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नहीं है। ये भी स्टेटमेंट सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन सी स्टेटमेंट्स हमारा गलत स्टेटमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय द फॉलोइंग। देखिए, सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो लोथर मेयर ने दिया था। फिर उसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड था, इसने कहा, जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड कहा कि जो यदि उनके एटॉमिक वेट और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से रखें तो सातवें तत्व के बाद आठवां तत्व पुनः पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। ये किसका था? न्यूलैंड का। मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों के जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो फिर मेंडलीफ ने उसको और बढ़िया सुधारा। फिर लास्ट में मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया और उसने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वह एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। तो जो सही आंसर हमारा होगा वह मोसले वाला होगा। ये दोनों, ये सभी गलत, क्योंकि ये शुरुआती है, फिर न्यूलैंड का आया, फिर मेंडलीफ का आया, लास्ट में मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मोसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में डी ब्लॉक तत्व प्रवृत्ति संयोजकता नहीं दर्शाता। कौन सा डी ब्लॉक ऐसा तत्व है जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता? तो देखिए, वेरिएबल वैलेंसी वही नहीं शो करेगा प्रवृत्ति संयोजकता जिसके बाहरी कोश पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। चलिए, कापर का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, देखिए कापर का 288 3d10 4s1, मैग्नीज 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका 288 3d5 4s2 होगा। जेडेन जिंक है, जिंक का है 30 288 3d10 4s2। एफई का है, एफई का कितना होता है 26 288 3d6 4s2। देखिए, सब में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन डी जो जिंक हमारा है इसके सभी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, एक कंप्लीटली फील्ड है। ये क्या है? पूर्ण रूप से भरे हैं। पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से यह वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा, या कह सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं शो करे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेरिएबल वैलेंसी कौन नहीं शो करता, तो वह हमारा कौन सा है? जिंक ही है कि जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता, प्रवृत्ति संयोजकता नहीं प्रदर्शित करता। देखिए, जिंक, मरकरी और कैडमियम भी, ये तीनों भी हमारे एक, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d10 4s2, इसका भी 4d10 4s2, ओ सॉरी 5s2 5s2, थ्री डे 4s2 4d10 5s2, कैडमियम 5d10 6s2। ये सभी भी वेरिएबल डी ब्लॉक होते हुए भी यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं, क्योंकि सभी के डी और एस ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन ऑटोमोबाइल फिटेड विथ लेड स्टोरेज बैटरी, fitted with lead storage battery sometimes has starting trouble in cold climate. The low power output in such in case is due to, ठंड के मौसम में एक लेड संग्रह बैटरी युक्त स्वचालित वाहन कभी कभी आरंभिक व्यवधान हो जाता है। ऐसी दशा में निर्बल निर्गमित शक्ति का कारण होता है। ठंड के मौसम में क्या होता है, देखिए कि हमारा जो है बैटरी जो होती है वह काम करना कम कर देती है, अर्थात पावर कम सप्लाई करती है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि ठंड कोल्ड है तो टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज, ओ सॉरी, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, समझिए, अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि जो बैटरी होती है वह केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, उसका कारण क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो आयंस होंगे, आयंस की विलासिटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी या डिक्रीज कर दे। देखिए, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। यदि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स की जो होगी आयंस की विलासिटी भी डिक्रीज करेगी, अर्थात मोबिलिटी ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस्ड।
तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्ट के आयनों की गतिशीलता सार्थक रूप से कम हो जाती है। तो पुअर आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूनिट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोबिलिटी ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, विद्युत अपघट्ट के आयनों की गतिशीलता का सार्थक रूप कम हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण है? व्हाट इज द काजेज ऑफ न्यूक्लियर फिजन? देखिए, दो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन। फिजन में क्या होता है, हाइबी नाभिक ब्रेक करता है। जैसे हम लोग एटम बम, परमाणु बम की बात करते हैं, तो उसमें यूरेनियम लिया जाता है। यह यूरेनियम जो होता है, यह ब्रेक करके स्प्लिट करता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और यह चेन रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, फिर ये ब्रेक करेगा, फिर इस तरीके से ब्रेकिंग होती रहती है। तो जो इसमें फोर्स वर्क करता है वह हमारा कूलाम्बिक फोर्स के कारण ही यह क्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वह कूलाम्बिक फोर्स के कारण से ही हमारा क्या हो जाता है कि फिजन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कूलाम्बिक फोर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे इन ईच ऑफ आयन गिवन बिलो द चार्ज बियरिंग कार्बन एटम मेक्स ए सिग्मा बॉन्ड with the other carbon atom, such a bond formation it utilize a hybrid orbital which bears maximum s character in case। नीचे दिए गए आयनों में प्रत्येक में आवेशित कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणुओं से सिग्मा आबंध बनाता है। ऐसे आबंध निर्माण में आवेशित कार्बन परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकृत ऑर्बिटल का यस कैरेक्टर गुण अधिकतम होगा। देखिए, जब यस गुण पूछ लिया तो समझ जाइए कि हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है। यहां देखिए, ए माइनस में होगा। अब ये जो चार्ज स्पीसीज है, आवेशित कार्बन है, या चार्ज कार्बन पर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। देखिए, इसका यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ऐसे देखिए CH3 निगेटिव है। यहां देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 है। लोन पेयर कितना निगेटिव होता है तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो लोन पेयर 1 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो इस पर पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। इस पर देखिए, देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3। लोन पेयर कितने हैं 0 हो, पॉजिटिव चार्ज कोई लोन पेयर नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने 3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इस पर sp2 चला, पता चल गया। अब इस पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से है स्ट्रक्चर। यहां देखिए बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड पेयर 1 2, लोन पेयर कितना 1, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इस पर भी sp2 होगा। इस पर देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, निगेटिव चार्ज है, कार्बन है। यहां पर देखिए बॉन्ड पेयर कितना 1, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 2। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। किसमें करा कि यस ऑर्बिटल परसेंटेज अधिक होगा। देखिए यहां यस का परसेंटेज कितना होगा 25%। यहां पर 1:2 को 100 में डिवाइड करेंगे 33.3% 33 होगा। यहां भी 33.33% होगा, और यहां पर जो होगा 25%। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसी में परसेंटेज ऑफ करेक्टर सबसे 50% करेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर 50%। तो यस करेक्टर सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने के कारण से इसी में क्या हो जाएगा
इसमें 50% यस करेक्टर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट इफेक्ट, इनमें से कौन एक परमानेंट इफेक्ट होता है? देखिए, बेकर नाथन इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट माना गया है, रेजोनेंस इफेक्ट ये भी टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये भी टेम्परेरी ही होता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह किसी भी कार्बन के श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप पर जो नेगेटिव चार्ज उससे रिलेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यह हमारा एक परमानेंट इफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड है तो क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। जो कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, ऐसा कार्बन जो जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गए वह हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए देखिए चेक कर लेते हैं। प्रोपोनिक एसिड CH3 CH2 COH है। इसमें देखिए सभी कार्बन के यहाँ पर 3 वैलेंसी सेम है, यहाँ पर 2 वैलेंसी सेम है। 3 क्लोरोप्रोपोनिक एसिड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम है, इससे कोई मतलब नहीं। 2 क्लोरोप्रोपोनिक एसिड चेक कर लेते हैं। CH3 CH Cl CH2 CO, अरे यहाँ देखिए ये CH3 ग्रुप है, ये Cl है, ये H है, COH है। यहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है और कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होने के कारण से हमारा 2 क्लोरो प्रोपोनोइक एसिड ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। 2.3 ग्राम सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की संख्या क्या होगी? देखिए फार्मूला जो होता है ग्राम एटम्स इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट कितना दिया गया है? 2.3 ग्राम दिया गया है। एटॉमिक वेट सोडियम का 23 होता है, तो कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वह सी हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान है ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आर। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे? पहला काम हम लिखेंगे, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए ये जो संख्या होती है यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है, तो n = 3। देखिए p का जो मान होता है, p का मान इधर देखिए, यस का मान यल के लिए 0 होता है, 0 होगा तो यस होगा। एक मिनट थोड़ा सा देखिए, यस के लिए यल का मान, यस के लिए यल का मान 0, पी के लिए यल का मान 1, डी के लिए यल का मान 2, एफ के लिए यल का मान 3।
तो यहाँ पर 3 मिल गया यन का मान, यल का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सभी मान किसके लिए हैं? यल के लिए है। तो यल इक्वल टू 0, यल यम का मान यम पर निर्भर करता है, और तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। अब यस बराबर, अब 3s है, इसका ऐसे समझना, यदि स्पिन इसकी ऊपर की डायरेक्शन में है तो हम प्लस हाफ लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए ए लिखा गया है किसी का, इसके लिए प्लस हाफ लिखा जाता है और नीचे के लिए माइनस हाफ लिखा जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? +1/2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर की ओर स्पिन है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 3, यल इक्वल टू 0, यम इक्वल टू 0, यस इक्वल टू +1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अक्रिय युग्म दिखाता है? देखिए कह रहा क्वेश्चन, इनमें से कौन हमारा ऐसा है जो अक्रिय युग्म, अक्रिय युग्म मीन्स होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जनरली जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं वह हमारे टिन और लेड दिखाते हैं। इनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर 2+, ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर SN4+, और इसकी होती है Pb4+। ये जो 2+ की होती है यही इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से स्टेबल होती हैं। स्टेबल कौन होती हैं? SN2+ और लेड 2+। तो आंसर में दिया है क्या कि लेड जो होता है वह हमारा इनर्ट पेयर गैस, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, sp हाइब्रिडाइजेशन का पर ईयर 1-2 क्वेश्चन 3 तो आ ही जाता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसका रीजन हम बता दें, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आता है टीजीटी के एग्जाम में। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। CH4, देखिए बॉन्ड पेयर कितने? 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इस पर तो sp3 है। अमोनिया का देख लेते हैं, बॉन्ड पेयर कितने? 3, लोन पेयर कितने? 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। वाटर का निकाल देते हैं, बॉन्ड पेयर कितने? 2, लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है, 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 4, 4 का मतलब sp3। bf3 का देखिए, बॉन्ड पेयर कितने? 3, लोन पेयर 0। क्यों? क्योंकि बोरान में 5, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 3, हाइब्रिडेशन इज sp2, इसमें sp3। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा bf3। क्लियर? हमारा करेक्ट कौन होगा? bf3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इक्वलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह किस पर बेस्ड है? किसका संरक्षण? जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है, अर्थात ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, के सिद्धांत पर बेस्ड है। तो आंसर हो जाएगा हमारा एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर है? उसने कहा ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड प्रिंसिपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो आइसोटोप बिस्मथ डीके विथ अल्फा एंड बीटा एमिशन साइमल्टेनियसली टू गिव द रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट x and y, x, y and further decay to given identical product z। इधर देखिए कौन सा है? अल्फा कण। अल्फा कण निकलता है
तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी। बीटा कण निकलता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की कमी वृद्धि हो जाती है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। जब गामा कण निकलता है, पार्टिकल्स निकलता है, तो ना तो एटॉमिक मास में कोई डिफरेंट होता है और ना ही हमारा किसमें एटॉमिक नंबर और मास में कोई चेंजेस नहीं होते। अब देखिए एल्फा कण निकला, यहां से देखिए विषमत में कितना हो जाएगा, मान लिया स्पीसीज ए बना, इसमें 4 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा 208 और यहाँ 83 में 2 घट जाएगा तो 81 हो जाएगा। जेड क्या बनेगा, देखिए अब बीटा निकल रहा है तो ए 82 हो जाएगा और ये 208 मेंटेन रहेगा। तो ऐसे एटम्स को करना है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, तो वह हमारा आंसर लेड है। इससे भी निकालेंगे, देखिए अल्फा निकले या बीटा, पहले अल्फा निकले तब बीटा निकले, चाहे बीटा निकले तब अल्फा निकले, हमारे अंतिम प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बन एटम इन ग्रेफाइट हैव देयर इलेक्ट्रॉन नाइदर इन प्योर और नॉर इन यस। क्या है, कार्बन एटम इन ग्रेफाइट हैव देयर इलेक्ट्रॉन नाइदर इन प्योर यस नॉर इन प्योर पी ऑर्बिटल बट कंटेन दीज इन द ऑर्बिटल दैट हैव। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु में अपने इलेक्ट्रॉन ना तो विशुद्ध यस और ना ही विशुद्ध पी ऑर्बिटल में रखता है, बल्कि उन्हें ऐसे ऑर्बिटलों में व्यवस्थित करता है जिनमें, देखिए जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जहां देखिए यस और पी करेक्टर की बात करें तो समझ जाइए हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। जो ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट होता है इस पर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो यस का परसेंटेज आप करेक्टर होगा वह 33.3% होगा और जो पी का होगा वह 66.6% होगा। तो जैसे पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, sp2 होता है, तो यस का 33 हो जाएगा, पी का 66 हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा कौन सा, बी वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ आयंस इन, देखिए कितना आयंस CCl3 5NH3, ठीक। मैक्स जब ये पूछा जाए क्वेश्चन समझ जाइए मैक्सिमम। कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 6 होता है, तो 6 मॉलिक्यूल C इसके ब्रैकेट के अंदर रह सकते हैं। यहां से देखिए ये कहलाता है सेकेंडरी वैलेंसी और ये कहलाता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वही हमारी आयंस में ब्रेक करती है। कौन सी वैलेंसी, ओ सॉरी प्राइमरी वैलेंसी ही हमारी आयंस में ब्रेक करती है। तो जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्या बनाएगा, CONH3 का 5 टाइम्स Cl प्लस 2Cl में माइनस, ये कभी भी Cl नहीं टूट सकता क्योंकि यह सेकेंडरी बैलेंसी है और सेकेंडरी बैलेंसी है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। इसी के द्वारा हम शेप का भी डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा, 2 आयन Cl से मिलेंगे, एक इधर मिलेगा, टोटल कितने हो जाएंगे 3 आयंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The wavelength of the matter wave associated with a fast moving subatomic orbital depends upon। The velocity of the wavelength की बात कर रहा है, देखिए किसकी बात कर रहा है, वेवलेंथ की। जो वेवलेंथ होता है आपने पढ़ा होगा डी ब्रगाली इक्वेशन से, डी ब्रगाली इक्वेशन
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी होता है और एच इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। देखिए किस पर डिपेंड करेगा, पी हमारा मोमेंटम है, पी हमारा क्या है, मोमेंटम है, और पी मोमेंटम है तो पी पे डिपेंड करेगा, यम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी हो। अर्थात वेवलेंथ हमारी तीन चीज पे डिपेंड करेगी, मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तीन हो गए, चलिए तीनों को देखते हैं। एक तीव्र गतिशील अपरमाणिक कण की सहचारी द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य निर्भर होती है उसके आवेश, इसमें देखिए आवेश तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब एक कैंसिल हो गया। द्रव्यमान है, वेव है, वेव है, स्पिन अवस्था नहीं है, संवेग है, मोमेंटम है, संवेग है। तो कौन सा इनमें से सही पहचान, सही कौन सा है जिसमें द्रव्यमान अर्थात सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, देख लीजिए वनली थर्ड ये तो है नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें सेकेंड हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ है, जबकि हमारा कौन सा होना चाहिए, फिफ्थ वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा वनली सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, केवल सेकेंड थर्ड और फिफ्थ ही हमारा क्या है, सही है। विच है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से किसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। देखिए मान लिया एक कोई एटम है गैसियस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ए माइनस बना, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि जीरो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है। उसका कारण होता है कि पी ऑर्बिटल भरा होता है, पूरी तरीके से ऑर्बिटल भरे होने के कारण से उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए कहा जाता है जीरो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर होती है। देखिए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए किसका, एफ का, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। लेकिन एफ की साइज बहुत छोटी होने के कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत टिपिकल हो जाता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो हम लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे वह क्लोरीन करेंगे। क्लोरीन की कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती, एक्सेप्शन में है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। अमूमन लोग करते क्या है, एफ को कर देते हैं, Cl को छोड़ देते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कहा जाता है ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। अब जब घटेगी तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा एफ को करेंगे, लेकिन एफ तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि साइज छोटी होने के कारण से इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द रिपल्सन इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। जो वेस्पर नामक साइंटिस्ट था उसने रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर एक थ्योरी दी, वही थ्योरी आगे फेमस हुई वेस्पर थ्योरी के नाम से। देखिए इसने क्या कहा कि जो रिपल्सन होता है सबसे ज़्यादा लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, लोन पेयर रिपल्सन, फिर लोन पेयर
बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा और उससे कम, सबसे कम बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वह लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंककि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसी कारण से कहा गया, देखिए CH4 जो होता है उसकी संरचना इस तरीके से माना गया, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री होता है, और जो वाटर होता है इसका V शेप हो जाता है, और यह ज़्यादा स्पेस घेरने के कारण से बॉन्ड एंगल को क्या करता है, सिकोड़ देता है और बेंट हो जाता है मॉलिक्यूल, और हो जाता है 107 डिग्री। जो करेक्ट आंसर बी वाला हमारा सही माना जाएगा। चलिए, वाई यूजली कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं? देखिए, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो होता है वीक वंडरवाल्स फोर्स कार्य करते हैं। कौन से कार्य करते हैं? वीक कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं इनके वीक वंडर वाल फोर्स कार्य करते हैं। जो वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़ा सा एनर्जी देने के बाद बॉन्ड से बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, और यही कारण है कि कोवलेंट कंपाउंड हमारे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह वीक वंडरवाल फोर्सेज के कारण से ही कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये रहा 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। हम बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, बहुत जल्द ही शुरू करेंगे। उम्मीद है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, लाइव क्लासेस चलने शुरू हो जाएंगी, लाइव ही टेस्ट लिया जाएगा सबको। आप लोग जुड़ जाइए। अगर आपसे जुड़ना है तो YouTube पर इससे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर इस पर जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, कोई पैसा नहीं है, कोई वो नहीं है। आप फ्री जुड़ करके TGT के अच्छे प्रश्नों का लाभ उठाइए। चलिए, यहीं पर आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इसके आगे के प्रश्नों की श्रृंखला पुनः हम लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।